और स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर एक टॉपिक के साथ जिसका नाम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब केपी का मतलब क्या है? केपी का मतलब है कि हम प्रेशर के टर्म में कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें केसी के बारे में बताया था। केसी का मतलब क्या था कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। तो केपी के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो इक्वेशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, सपोज मेरे पास कोई जनरल इक्वेशन है, ए गैस प्लस बीबी गैस से मेरे पास बन रहा है सीसी गैस प्लस बीबी गैस। ठीक है, अगर मुझे इसके लिए केसी लिखना है तो क्या होगा? मैंने लास्ट टाइम पे तुम्हें बताया था कैसे लिखा जाता है केसी, सी टू दी पावर सी ए टू दी पावर डी डिवाइडेड बाय ए टू दी पावर ए और बी टू दी पावर बी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूँ। इस तरीके से कुछ केसी लिखा जा सकता है, लेकिन मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन के फॉर्म में नहीं चाहिए, मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेशर के फॉर्म में चाहिए, पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में चाहिए। तो उसको मैं केपी बोलूँगा। तो मैं अब ये चेक करने की कोशिश करूँगा कि मैं कंसंट्रेशन किस तरीके से प्रेशर के टर्म में निकाल सकूँ। तो मुझे पता है वी ऑल नो दैट आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। यहाँ पे मैं बात करूँ कि पी की वैल्यू क्या होगी? पी की वैल्यू होगी एन बाई वी इंटू आर टी। अगर तुम्हें याद हो तो कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, मतलब एन बाई वी मोल्स पर लीटर। यही चीज क्या लिखा हुआ है? कंसंट्रेशन। यही चीज क्या लिखा हुआ है? कंसंट्रेशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो प्रेशर होगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब अगर मुझे कोई पीए का पार्शियल प्रेशर की बात करेगा मतलब उसकी कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगा। अगर मुझे कोई पीबी की बात करेगा तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? कंसंट्रेशन ऑफ बी के प्रोपोर्शनल। अगर कोई पीसी की बात करेगा तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? कंसंट्रेशन ऑफ सी के प्रोपोर्शनल। और अगर कोई पीडी की बात करेगा तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? कंसंट्रेशन ऑफ डी के प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम जब इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं तो यहाँ ए बी सी डी कुछ इस तरीके से कंसंट्रेशन फॉर्म में, और ये किसके साथ रिलेट हो रही है? ये प्रेशर के साथ रिलेट हो पा रही है। तो इन सारी चीज़ों को जब मिक्सअप करते हैं और हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है, जब ये इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कुछ निकल के आएगा तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है के पी इक्वल टू पी सी टू दी पावर सी पी डी टू दी पावर डी डिवाइडेड बाय पी ए टू दी पावर ए इंटू पी बी टू दी पावर बी। ये तुम्हारा हो गया के पी। यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें हैं, सारे प्रेशर जो है ये सारे पार्शियल प्रेशर, ये सारे क्या है? पार्शियल प्रेशर है। पार्शियल प्रेशर क्या होता है ये तुम्हें मैं स्टेट्स ऑफ मैटर गैसियस स्टेट के अंदर समझा चुका हूँ कि पार्शियल प्रेशर का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर्स एट इक्विलिब्रियम पे जो भी पार्शियल प्रेशर की वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे पुट करेंगे इनके ए बी सी डी की, और जो भी वैल्यू के पी जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो किसके बराबर होगी? के पी की। मतलब सिंपल सा तुम यहाँ पे ये चीज़ याद रखो कि अगर कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल रहे हैं तो वो केसी निकलेगा, और अगर हम प्रेशर पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल रहे हैं तो वो क्या निकलेगा? वो केपी निकलेगा। शायद इतनी सी बेसिक चीज़ तुम्हें पता समझ में आ गई होगी। अब अगर मैं बात करूं केपी के बारे में तो यूनिट ऑफ केपी क्या होगा? अगर मुझे कोई पूछता है कि केपी का यूनिट मुझे बताओ तो केपी का यूनिट क्या होगा, तो वो देखते हैं। प्रेशर है, प्रेशर का यूनिट एटीएम, तो एटीएम है यहाँ पे एटीएम टू दी पावर सी एटीएम टू दी पावर डी, तो सी प्लस डी हो गया। बढ़िया। डिवाइड में क्या है? प्रेशर टू दी पावर ए प्रेशर टू दी पावर बी, मतलब सी प्लस डी माइनस क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। अगर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ उसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? एटीएम टू दी पावर, ये क्या चीज़ लिखी हुई है? पहले भी चीज़ बता चुका हूँ। ये क्या लिखा हुआ है? ये चीज़ लिखा हुआ है क्या? डेल्टा एन जी। मतलब अगर तुम्हें कभी भी कोई पूछता है कि केपी की यूनिट क्या होगा तो केपी की यूनिट होगा एटीएम टू दी पावर डेल्टा एन जी। जिस तरीके से केसी के अंदर इस केसी का यूनिट की बात किया था तो मैंने तुम्हें बताया था क्या होता है? मोल पर लीटर टू दी पावर डेल्टा एन जी। उसी तरीके से केपी का यूनिट क्या हो जाएगा? प्रेशर। यहाँ पे क्या हो गया? प्रेशर आ गया। यहाँ पे कंसंट्रेशन थी तो मोल पर लीटर कर दिया, यहाँ प्रेशर आ गया तो एटीएम कर दिया टू द पावर डेल्टा एन जी। तो तुम्हें यूनिट भी साथ में याद रखनी है, यूनिट से भी काफी कुछ चीजें सोल्व करने को तुम्हें देखने को मिलती है। तो केपी के लिए फॉर्मूला तुम्हारा ये हो जाएगा,
और केसी के लिए तुम्हारा फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है। अब क्वेश्चन के अंदर अगर कॉन्सेंट्रेशन दिया होगा तो तुम्हें ये फॉर्मूला यूज करना है। कॉन्सेंट्रेशन अगर प्रेशर दिया होगा क्वेश्चन के अंदर तो तुम्हें केपी कैसे निकालना है, केपी कुछ इस तरीके से निकालना है। तो आई थिंक चीज क्लियर होगी। तो आगे चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। अब इसको देखते हैं इसके अंदर क्या है। सपोज मानते हैं हमारे पास कोई एक जनरल इक्वेशन है, ए गैस प्लस बीबी गैस कन्वर्टेड इनटू सीसी गैस प्लस डीडी गैस। ओके, अगर मुझे इस इक्वेशन के लिए केसी लिखना है तो केसी क्या होगा, केसी होगा सी टू दी पावर सी इंटू डी टू दी पावर डी डिवाइडेड बाय ए टू दी पावर ए इंटू बी टू दी पावर बी। ठीक है, ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या इस चीज को मैं ये लिख सकता हूं क्या कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, एक तरीके से हम केसी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं फिर इसके बाद केपी। केपी क्या होगा, केपी कैसे लिखेंगे, केपी होगा मेरे पास पीसी टू दी पावर सी इंटू पीडी टू दी पावर डी डिवाइडेड बाय पीए टू दी पावर ए इंटू पीवी टू दी पावर बी। ये हमारा केपी लिखने का तरीका हो गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देता हूं और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 पुट कर देता हूं। ठीक, आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। और अब फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन देखते हैं क्या होता है। आइडियल गैस इक्वेशन होता है हमारे पास पीवी इक्वल टू एनआरटी। बहुत बढ़िया, ये चीज तुम्हें पहले से पता है। पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है तो अगर मैं बात करूं पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बाई वी इंटू आर टी। ये एन बाई वी क्या लिखा हुआ है, एन बाई वी तुम लोगों को पता है लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रेशन। पढ़ चुके हो ना, मोल पर लीटर, मोल पर वॉल्यूम। मोल पर लीटर क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन। तो इसको मैं एन बाई वी को लिख देता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सी। तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू सी आर टी। ये चीज क्लियर है, ये क्या किया हुआ है, P इज इक्वल टू सी आर टी हो गया। अगर P इक्वल टू सी आर टी हो गया तो अगर मुझे कोई बोलता है कि बताओ प्रेशर ऑफ ए कितना होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंटू आर टी। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ए इंटू आर टी। पीबी क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इंटू आर टी। पीसी क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू आर टी। और पीडी क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी इंटू आर टी। ये चीज समझ में आ रही है। पीए पीवी पीसी पीडी की वैल्यू निकाली मैंने फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। अब मैं क्या करूंगा, पुट दी वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2। पुट दी वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं तो देखते क्या होता है। केपी इज इक्वल टू, पीसी की वैल्यू क्या है, पीसी की वैल्यू ये रही, क्या है पीसी की वैल्यू, सी आर टी टू दी पावर सी। ये चीज क्लियर है। इनटू पीडी की वैल्यू क्या है, डी आर टी टू दी पावर डी डिवाइडेड बाय ए आर टी टू दी पावर ए इंटू बी आर टी टू दी पावर बी। आई थिंक चीज ये क्लियर होगी होगी। ये क्या किया हुआ है, यहाँ पे पीए की वैल्यू पुट कर दी, पीबी की वैल्यू पुट कर दी, पीसी और पीडी चारों की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अब देखते हैं कि इसके अंदर और क्या हो रहा है। अगर देखोगे तो यहाँ पे आर टी और आर टी कॉमन आ रहा है और ये सी टू दी पावर सी, डी टू दी पावर डी। तो मैंने क्या किया, सी टू दी पावर सी इंटू डी टू दी पावर डी को मैंने कॉमन निकाल लिया, डिवाइडेड बाय क्या किया मैंने, ए टू दी पावर ए इंटू बी टू दी पावर बी, ये कर दिया। और आर टी और आर टी यहाँ आ रहा है तो इंटू कर दिया मैंने आर टी टू दी पावर, क्या है आर टी टू दी पावर क्या है यहाँ पे, सी प्लस डी। तो आर टी टू दी पावर हो गया सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, ए प्लस बी। ये चीज समझ में आ रही है। अब अगर देखोगे, गौर से देखोगे तो ये चीज क्या लिखी हुई है, ये चीज गौर से देखोगे तो ये चीज क्या लिखी हुई है, ये चीज लिखी हुई है ऐसी, ये चीज क्या लिखी हुई है
कैसी, आई थिंक चीज क्लियर होगी। ये क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये क्या चीज लिखी हुई है, गौर से देखोगे तो ये क्या चीज लिखी हुई है, ये चीज लिखी हुई है डेल्टा एन जी, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। तो ये किसके बराबर है, के पी इज इक्वल टू, ये कैसी दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे बात करूँ कि ये चीज हमारे पास क्या लिखी हुई है, ये चीज लिखी हुई है के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी टू दी पावर डेल्टा एच। चीज क्लियर हो रही है, के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी टू दी पावर डेल्टा एन जी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो ये हमारे पास रिलेशन हो गया किस किस के बीच में, केपी और केसी के बीच में। तो केपी इज इक्वल टू क्या होता है, केसी इंटू आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, ये फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केपी इक्वल टू केसी इंटू आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी। तो ये रिलेशन होता है किस किस के बीच में, केपी एंड केसी। तो इसको आज से तुम्हें याद रखो। अब उसके आगे चीज देखते हैं, जैसे अभी तक हमने पढ़ा कि केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी टू दी पावर डेल्टा एन जी होता है। ठीक है, अगर इफ डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 हो जाए, अगर डेल्टा एन जी 0 हो गया मतलब यहाँ पे 0 आ गया, 0 आ गया तो आर टी टू दी पावर 0 क्या हो जाएगा, 1। आर टी टू दी पावर 0 1 हो जाएगा तो केपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, केसी। क्योंकि केसी इंटू 1 इज इक्वल टू केपी हो जाएगा तो केपी इक्वल टू क्या आ जाएगा, केसी। इफ डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 हो गया, अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 हो गया मतलब ये वैल्यू 1 से काफी ज्यादा बड़ी हो गई, 1 से बड़ी होगी तो केसी इंटू 1 से ज्यादा बड़ी वैल्यू, तो केपी की वैल्यू काफी ज्यादा आएगी, मतलब केपी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन केसी। और अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू लेस देन 0 हो गई, मतलब ये लेस देन 0 है तो ये वैल्यू 1 से काफी कम, तो केसी इंटू 1 से काफी कम वैल्यू, तो वो केपी की वैल्यू काफी कम आएगी, मतलब केपी लेस देन केसी। तो ये तीन कंडीशन हमारे यहाँ पे बनती है कि अगर डेल्टा एन जी 0 है तो केपी इक्वल टू केसी हो जाएगा, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है तो केपी ग्रेटर देन केसी हो जाएगा, और डेल्टा एन जी लेस देन 0 है तो केपी लेस देन केसी हो जाएगा। तो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि केपी बड़ा हो, जरूरी नहीं है कि केसी बड़ा हो, केपी भी बड़ा हो सकता है, केसी भी बड़ा हो सकता है, और दोनों बराबर भी हो सकते हैं। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी। कुछ एग्जाम्पल के साथ में तुम लोगों को चीजें करवाता हूँ। जैसे कि मेरे पास लिखा हुआ है एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है 2SO2 गैस प्लस O2 गैस कन्वर्ट हो रहा है 2SO3 गैस के अंदर। ठीक है, ये एग्जांपल दिया हुआ है। इस एग्जांपल के अंदर मुझे रिलेशन बताना है बिटवीन किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बिटवीन केपी एंड केसी। तो क्या होगा, सबसे पहले मुझे इसका डेल्टा एन जी निकालना पड़ेगा। डेल्टा एन जी कितना है, खुद सोचो। डेल्टा एन जी क्या होता है, प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स। तो प्रोडक्ट कितना है 2, तो 2 यहाँ पे लिख दिया, माइनस रिएक्टेंट के अंदर कौन है 2 + 1 मतलब 3, तो आंसर क्या आ गया -1। तो डेल्टा एन जी निकल गया, डेल्टा एन जी निकल गया तो क्या होगा हमारे पास, के पी इक्वल टू के सी इंटू आर टी टू दी पावर डेल्टा एन जी। तो के पी इक्वल टू के सी इंटू आर टी टू दी पावर -1। इस चीज को क्या लिख सकते हैं, इस चीज को लिख सकते हैं के पी इक्वल टू के सी बाय आर टी। हाँ, आर टी टू दी पावर -1 को क्या लिखते हैं, के सी बाय आर टी। तो के पी और के सी के बीच में क्या रिलेशन हो गया, के पी इक्वल टू हो गया के सी बाय आर टी। एक तो ये तरीके से हो सकता है, एक और तो मैं एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया तो मैं N2 गैस प्लस 3H2 गैस से कन्वर्ट हो रहा है तुम्हारे पास 2NH3 गैस। ये वाला एग्जांपल देखो एक बार। इसके अंदर डेल्टा एन जी कितना है, इसके अंदर डेल्टा एन जी है 2 माइनस, ये प्रोडक्ट हो गया, माइनस रिएक्टेंट के अंदर कितना है 3 + 1 मतलब 4, मतलब 2 - 4, ये कितना हो गया तुम्हारे पास -2। तो डेल्टा एन जी अगर -2 आ रहा है तो फॉर्मूला लगाते हैं के पी इक्वल टू के सी इंटू आर टी टू दी पावर डेल्टा एन जी। अगर ये फॉर्मूला लगा के देखते हैं तो के पी कितना आ रहा है, डेल्टा एन जी कितना है -2, तो के पी इक्वल टू के सी इंटू आर टी टू दी पावर -2 हो जाएगा। ये चीज क्लियर है। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा के सी बाय आर टी का स्क्वायर। के सी बाय आर टी का स्क्वायर मतलब के पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, के सी बाय आर टी का स्क्वायर। ये चीज भी क्लियर होगी। कुछ और एग्जांपल के साथ देखते हैं इस चीज को आगे। जैसे लिखा हुआ है N2 गैस
प्लस O2 गैस से कन्वर्ट हो रहा है 2NO गैस के अंदर। ठीक है, इसका डेल्टा एनजी बताओ, इसका डेल्टा एनजी क्या होगा? इसका डेल्टा एनजी इज इक्वल टू होगा 2 माइनस प्रोडक्ट वाला लिख दिया हमने, अब रिएक्टेंट वाला देखते हैं 1 प्लस 1, तो 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो डेल्टा एनजी अगर इसका 0 हो गया तो इसका केपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा केसी इंटू आरटी टू दी पावर डेल्टा एनजी। ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा केसी इंटू आरटी टू दी पावर 0। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा केपी इक्वल टू केसी। ये समझ में आ रही क्या हो रहा है? ये कुछ एग्जांपल्स में तो मैं समझा रहा हूँ कि कैसे हम केपी और केसी के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे केपी इक्वल टू केसी हो गया, यहाँ पे नेगेटिव था, डेल्टा एनजी लेस देन 0 था, तो केसी बड़ा हो जाएगा, केसी बड़ा हो जाएगा, केपी छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सी सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस से कन्वर्ट हो रहा है CO गैस के अंदर। ठीक है, इसका डेल्टा एनजी निकालते हैं। इसका डेल्टा एनजी क्या है? इसका डेल्टा एनजी इज इक्वल टू है हमारे पास 1 माइनस हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ। 1 हो गया इसका, हाफ हो गया इसका। इसका काउंट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये सॉलिड है और सॉलिड को हम काउंट नहीं करते, डेल्टा एनजी निकालते हैं, हम ओनली गैसियस मोल्स को ही काउंट करते हैं। तो यहाँ पे 1 है गैसियस मोल, यहाँ पे हाफ है, तो 1 माइनस हाफ, आंसर क्या आ जाएगा हाफ। तो इसका डेल्टा एनजी कितना हो जाएगा हाफ। सिंपल सी चीज क्लियर है, आगे चलता है। डेल्टा एनजी अगर हाफ आ गया तो केपी इक्वल टू क्या आ रहा है? केपी इक्वल टू हो जाएगा केसी आरटी टू दी पावर क्या हो जाएगा डेल्टा एनजी। केपी इक्वल टू केसी आरटी टू पावर डेल्टा एनजी हो जाएगा, तो केसी इंटू आरटी टू दी पावर क्या हो जाएगा हाफ। तो रिलेशन क्या निकल के आया? केपी इक्वल टू केसी इंटू रूट आरटी। समझ में आ रही क्या किया? डेल्टा एनजी कैसे निकालना है? सॉलिड को काउंट नहीं करना है, तो वहां पे हो जाएगा केपी इक्वल टू केसी इंटू रूट आरटी। चीजें क्लियर होगी शायद क्या किया हुआ है। तो अब देखते हैं कुछ बेसिक से क्वेश्चंस। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है फॉर विच रिएक्शन केपी इज नॉट इक्वल टू केसी। हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सी इक्वेशन के लिए केपी केसी के बराबर नहीं है। अब केपी केसी के बराबर कब नहीं होगा? जब डेल्टा एनजी 0 नहीं होगा। अगर डेल्टा एनजी 0 नहीं है तो केपी इज नॉट इक्वल टू केसी। केपी इज नॉट इक्वल टू केसी। डेल्टा एनजी अगर 0 हो गया तो केपी इक्वल टू केसी, अगर डेल्टा एनजी 0 नहीं है तो केपी इज नॉट इक्वल टू केसी। तो बस हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसका डेल्टा एनजी 0 नहीं है। तो हम फर्स्ट वाले का डेल्टा एनजी देखते हैं। फर्स्ट वाले का डेल्टा एनजी क्या होगा? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर कितना है 2, तो 2 माइनस रिएक्टेंट के अंदर क्या है 1 प्लस 1 2, तो 2 माइनस 2, आंसर क्या हो गया 0। तो अगर इसका डेल्टा एनजी 0 है, इसका डेल्टा एनजी 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा केपी इक्वल टू क्या हो जाएगा केसी। आगे देखते हैं, सेकंड वाला देखते हैं बी ऑप्शन। बी ऑप्शन के अंदर हम देखेंगे तो डेल्टा एनजी क्या होगा? डेल्टा एनजी इक्वल टू होगा प्रोडक्ट के अंदर 1 गैसियस है, रिएक्टेंट के अंदर कितना गैसियस है? रिएक्टेंट के अंदर कितना गैसियस है? ये तो सॉलिड है, इसको काउंट नहीं करेंगे। इसको काउंट करेंगे तो इसका हो गया 1, तो 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, आंसर क्या आ गया 0। अगर डेल्टा एनजी फिर 0 हो गया तो केपी इक्वल टू क्या हो गया केसी हो गया। फिर सी ऑप्शन चेक करते हैं। सी ऑप्शन के अंदर मैं बात करूं तो इसका डेल्टा एनजी क्या होगा? इसका डेल्टा एनजी होगा इसका 1, गैसियस फॉर्म में तो 1 माइनस इसका क्या हो जाएगा हाफ, तो 1 माइनस हाफ, आंसर क्या आ जाएगा हाफ। आंसर अगर हाफ आ गया मतलब डेल्टा एनजी 0 नहीं है, और अगर डेल्टा एनजी 0 नहीं है तो केपी इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा केसी। ऑप्शन डी को चेक करते हैं। इसके बाद SO2 गैस प्लस NO2 गैस, SO3 गैस प्लस NO गैस, तो डेल्टा एनजी देखते हैं कितना है। डेल्टा एनजी कितना होगा? एक गैसियस दूसरा गैसियस, तो 2 तो हो गए, प्रोडक्ट के अंदर गैसियस माइनस 1 और ये 1, ये कितना हो गया 2, आंसर क्या हो गया 0। डेल्टा एनजी 0 हो गया तो केपी इक्वल टू क्या आ गया केसी। अब खुद देख के बताओ ABCD चारों ऑप्शंस में से केपी इज नॉट इक्वल टू केसी कहां पे दिया हुआ है? सी के अंदर, तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन सी। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है कि बताओ केपी बाय केसी का रेशियो क्या होगा फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो पहली रिएक्शन को देखते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूं तुम्हें केपी इक्वल टू क्या होता है केसी इंटू आरटी टू द पावर डेल्टा एनजी। तो अगर मुझे पूछा है केपी बाय केसी का रेशियो, मतलब वो मुझसे पूछ रहा है आरटी टू द पावर डेल्टा एनजी के बारे में। अब देखते हैं कि क्या कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट की बात करते हैं, केपी बाय केसी
इक्वल टू आर टी टू दी पावर डेल्टा एन जी। अब खुद इक्वेशन को देख के बताओ कि इसका डेल्टा एन जी कितना है। देखते हैं डेल्टा एन जी कितना है इसका। सॉरी यहाँ पे हाफ एन टू हो जाएगा तुम्हारे पास, तो ये हो जाएगा 1 माइनस हाफ तो 1 माइनस हाफ तो आंसर क्या आ गया 0। सॉरी ये डेल्टा एन जी की वैल्यू तो 0, आर टी टू दी पावर 0, आंसर क्या आ गया 1। मतलब यहाँ पे केपी बाई केसी का रेशियो क्या आ रहा है 1 आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन देखें, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। केपी बाई केसी की वैल्यू क्या होगी, केपी बाई केसी की वैल्यू होगी आर टी टू दी पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी है कितना 2 माइनस 3 माइनस 1, मतलब डेल्टा एन जी है तुम्हारे यहाँ पे -2, तो आर टी टू दी पावर -2 मतलब ये हो गया 1 बाय आर टी का स्क्वायर। ठीक है, थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड लिखा हुआ है H2 गैस प्लस I2 गैस से 2HI गैस, मतलब Kp बाई Kc इक्वल टू कितना दिया हुआ है, इक्वल टू दिया हुआ है तुम्हारे पास यहाँ पर 2 तो हो गया गैसेस वाला, माइनस माइनस तो डेल्टा एन जी कितना आ रहा है 0। डेल्टा एन जी अगर 0 आ रहा है तो आर टी टू दी पावर डेल्टा एन जी, तो आर टी टू दी पावर 0 मतलब आंसर क्या आ गया 1। मतलब इसके लिए केपी बाई केसी की वैल्यू 1 है, इसके लिए केपी बाई केसी की वैल्यू 1 बाय आर टी स्क्वायर है, इसके लिए केपी बाई केसी की वैल्यू कितनी आ रही है सिंपल तुम्हारे पास 1। चलते हैं कुछ क्वेश्चंस करने की तरफ, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 8 ग्राम हीलियम, 7 ग्राम नाइट्रोजन एंड 128 ग्राम SO2 इज प्रेजेंट इन 2 लीटर कंटेनर, फाइंड आउट द एक्टिव मास ऑफ ईच गैस। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है तो हमें हर एक गैस का एक्टिव मास फाइंड आउट करना है। मुझे पता है कि एक्टिव मास, मैंने तुम लोगों को बताया कि कभी भी एक्टिव मास अगर पूछा जाएगा तो तुम बस क्या निकाल देना, कॉन्सेंट्रेशन। तुम्हें क्या निकालना है, बस कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है n/v। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है n/v, सिंपल मोल पर लीटर। तो तुम्हारे पास पहला अगर मैं बात करूं हीलियम की कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, तो हीलियम क्या होगा, हीलियम के मोल, हीलियम के मोल कितने हैं 8 ग्राम है, और हीलियम का मोलार मास होता है 4, तो 8/4 ये होगी इसके मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है इसका 2, तो ये आंसर आ जाएगा 1। ये चीज क्लियर हो रही है, मतलब हीलियम का एक्टिव मास कितना है 1 है। आगे चलते हैं, नाइट्रोजन का निकालते हैं। नाइट्रोजन का क्या होगा, नाइट्रोजन का होगा 7, मोलार मास नाइट्रोजन का 28 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम दिया हुआ है 2 लीटर, तो ये हो गया 2। आंसर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 डिवाइड बाय 2, तो 1/8। तो नाइट्रोजन का एक्टिव मास हो जाएगा 1/8। थर्ड की तरफ चलते हैं SO2, तो SO2 का कंसंट्रेशन कितना है, SO2 का एक्टिव मास कितना है, इसका दिया हुआ है हमारे पास 128, SO2 का मोलार मास हो गया 64 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर फिर क्या आ गया 1। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर अगर मुझे एक्टिव मास पूछेगा तो मुझे क्या निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालना है, n/v करके। मोल्स कैसे निकालते हैं तुम्हें पता है, मास अपॉन मोलार मास डिवाइड बाय वॉल्यूम कर दिया मैंने, तो क्या आ गया, एक्टिव मास बोल दो या कॉन्सेंट्रेशन बोल दो। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी, ये काफी सिंपल सी चीज है। तो ये चीज इसलिए बताइए ताकि तुम एक्टिव मास को फाइंड आउट कैसे करोगे ये तुम्हें पता होना चाहिए। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है N2 गैस प्लस 3H2 गैस से 2NH3 गैस में कन्वर्ट हो रहा है इफ इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2, मतलब N2 का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है 0.5, H2 का कितना दिया हुआ है 1, और NH3 अमोनिया का कितना दिया हुआ है तुम्हारे पास 2। ठीक है, क्या इस इक्वेशन के लिए तुम Kc लिख सकते हो, Kc क्या होगा, Kc होगा NH3 का स्क्वायर प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट के अंदर कौन है गैसियस वाला, ये नाइट्रोजन है, तो ये हो गया N2 इंटू NH3 को देखा, इसके बाद क्या हो गया H2 का क्यूब। ये चीज समझ में आ रही है, कैसे कैसे फाइंड आउट किया है, कैसे समझ में आ रहा होगा। वैल्यूज पुट करते हैं, NH3 का स्क्वायर मतलब NH3 की वैल्यू कितनी है, इक्विलिब्रियम पे 2 है, तो 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय N2 की वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू 1 का क्यूब, क्योंकि हाइड्रोजन का दिया हुआ है, हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 1। तो चेक करते हैं क्या आंसर आ रहा है, ये आ रहा है 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 0.5 है, तो इसको अगर लेके जाओगे तो ये हो गया 10, ये हो गया 2, तो आंसर क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब आंसर आ गया 8। मतलब यहाँ पे जो Kc की वैल्यू निकल के आएगी उसका आंसर क्या होगा तुम्हारे पास 8।
तो अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है N2O4 गैस से 2NO2 गैस, ये दिया हुआ है ना। और मुझे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, इक्विलिब्रियम मोल्स दिए हुए हैं। तो मुझे मोल्स दिए हुए हैं, मोल्स कितने हैं, मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने दिए हुए हैं, यहाँ पे इसके 2 है और यहाँ पे इसका कितना है 1 है, ये दिया हुआ है। लेकिन अगर मैं Kc की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मुझे कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, मुझे मोल्स नहीं चाहिए। मोल्स कॉन्सेंट्रेशन नहीं होते हैं, मोल्स पर वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है। तो मोल्स दिए हुए हैं तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे, तो कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, मोल्स दिया हुआ है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कर दें, तो ये हो जाएगा 2/10, ये हो जाएगा 1/10। ये चीज समझ में आ रही है। अब Kc फाइंड आउट कर लेते हैं सिंपल। Kc क्या हो जाएगा, Kc हो जाएगा NO2 का स्क्वायर अपॉन N2O4 का कॉन्सेंट्रेशन। NO2 का कितना है, NO2 का है 1/10, ठीक है, टू दी पावर स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2O4 का कितना है 2/10, ये हो गया तुम्हारे पास 1/100 डिवाइडेड बाय 2/10, 10 से 10 गया तो यहाँ बचा 10, तो आंसर आ गया तुम्हारे पास 1/20। मतलब Kc की वैल्यू कितनी आ रही है तुम्हारे पास, सिंपल 1/20 निकल के आ रही है, ठीक है। आगे चले, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। सेकंड पार्ट का आंसर निकालते हैं, Kp निकालना है। तो हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, Kp इक्वल टू Kc इंटू RT टू दी पावर डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी होता है, तो इस इक्वेशन का डेल्टा एनजी कितना है, देखते हैं डेल्टा एनजी कितना है, 2 - 1, मतलब आंसर क्या आ गया 1। डेल्टा एनजी निकालना पता है हम लोगों को, डेल्टा एनजी उसका आंसर आ जाएगा 1। तो फिर देखते हैं Kp इक्वल टू Kc की वैल्यू कितनी है 1/20 इंटू आर की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 300 केल्विन, 300 केल्विन टू दी पावर 1। तो तुम्हारे पास Kp क्या आ जाएगा, Kp आ जाएगा, अगर तुम्हें ये चीज पता हो तो ये चीज क्या लिखी हुई है 300 इंटू 0.081, ये लिखा हुआ है 24.6 डिवाइडेड बाय 20, ये 24.6 होता है। अगर तुमने पहली चीजें बता चुका हूँ मैं, 300 इंटू, अगर सीधा वैल्यू याद रखो तो अच्छी बात है, 24.6 डिवाइड बाय 20, उसका आंसर निकल के आ जाएगा 1.23। तो ये तुम्हारे पास Kp का आंसर होगा। और अगर मैं Kp की पावर यूनिट की बात करूं तो क्या होगा Kp का यूनिट, Kp का यूनिट क्या होता है, Kp का यूनिट होता है ATM टू दी पावर डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी कितना है 1, डेल्टा एनजी 1 है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 1.23 ATM। आई थिंक चीज समझ में आ रही है। अब आगे चलते हैं और कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज 20। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है 20, मतलब K की वैल्यू क्या दी हुई है 20। ये चीज समझ में आ रही है। आगे चलते हैं और क्या लिखा हुआ देखते हैं, पढ़ते हैं चीजों को पहले। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे द रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज 10, मतलब मुझे Kf की वैल्यू दी हुई है 10 और पूछा हुआ है द रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन इज, और मुझे पूछा हुआ है Kb की वैल्यू क्या होगी। तो मुझे पता है कि K जब मैंने फाइंड आउट किया था स्टार्टिंग में, तो मैंने क्या बताया था, K इक्वल टू होता है Kf बाई Kb, है ना। K इक्वल टू होता है Kf बाई Kb, तो Kb क्या हो गया, Kb हो गया Kf बाई K। Kf कितना है 10 डिवाइडेड बाय K कितना है 20, तो आंसर कितना आ गया Kb का 0.5, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा तुम्हें इक्विलिब्रियम के अंदर कॉन्सेंट्रेशन से भी चीजें पूछ सकता है, कभी कभी Kf और Kb को भी लेके बीच में आंसर निकाल के K के बारे में पूछ सकता है। सपोज किसी इक्वेशन के अंदर तुम्हें Kf और Kb दे देगा और तुमसे K पूछ लेगा, तो जरूरी नहीं है कि कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर के टर्म में ही K निकाला जा सकता है। Kf और Kb रेट कांस्टेंट के टर्म में भी हम K को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। पहला है लिखा हुआ है 1000 केल्विन, मतलब टेम्परेचर दिया हुआ है 1000 केल्विन, ठीक है। पहले सारा डेटा लिख लेना चाहिए। तो वैल्यू ऑफ Kp फॉर द रिएक्शन, मुझे Kp की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लिखा हुआ Kp की वैल्यू दी हुई है PCl3 प्लस PCl2 PCl5 से PCl3 प्लस PCl5 लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, PCl5 से PCl3 प्लस Cl2 इज 20R, देन Kc विल बी, ठीक है। तो Kp कितना दिया हुआ है 20R, ठीक है। Kc फाइंड आउट करना है तो ऑफकोर्स रिलेशन लगेगा यहाँ पे, तो बोल सकता हूँ Kp इक्वल टू इंटू RT टू द पावर डेल्टा एनजी।
अब डेल्टा एन जी अगर मुझे निकालना है तो डेल्टा एन जी कुछ सोचो कितना होगा, 1 + 1 - 1, तो डेल्टा एन जी का आंसर क्या आएगा, 2 - 1, आंसर क्या आएगा 1। तो डेल्टा एन जी 1 आ गया, डेल्टा एन जी 1 आ गया तो ये हो गया केसी इंटू आर टी। अब केसी इंटू आर टी हो गया, ये किसके बराबर है, ये बराबर है 20 इंटू आर। तो केसी की वैल्यू कितनी होगी, यहां से होगी, केसी की वैल्यू हो गई 20 आर डिवाइडेड बाय आर इंटू टी, कितना है, टी है हमारे पास 1000, तो आर इंटू 1000, तो आर से आर कैंसिल, 20/1000, तो ये हो गया तुम्हारे पास 2/100, तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 0.02। तो यहाँ से केसी की वैल्यू क्या आंसर आएगी, 0.02 आंसर निकल के आ जाएगा। आई थिंक चीज क्लियर होगी कैसे फाइंड आउट किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन का आंसर क्या है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एट अ सर्टेन टेम्परेचर 2HI से कन्वर्ट हो रहा है H2 + I2, ओनली 50% HI इज डिसोसिएटेड इक्विलिब्रियम। अब ऐसे क्वेश्चंस कैसे ट्राई करना है ये एक बार तुम समझोगे, उसके बाद तुमसे सारे क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना जिसमें परसेंटेज दिया हो कि इतना परसेंटेज डिसोसिएट हो रहा है, तो कैसे करें उस क्वेश्चन को, या इतना परसेंटेज बन रहा है, तो सबसे पहले क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन के अंदर तुम मान लोगे कि जो स्टार्टिंग था कॉन्सेंट्रेशन वो 1 था, ठीक है, स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन क्या था 1, ये तुम हमेशा मानना है। ये t = 0 पे था, तो यहाँ पे ये 0 होगा, ये 0 होगा, क्योंकि t = 0 पे प्रोडक्ट नहीं होगा। लेकिन ये बोल रहा है कि t = t इक्विलिब्रियम पे 50% डिसोसिएट हो गया, मतलब 1 का 50% चला गया, और चला गया तो 1 का 50% गया, तो यहाँ कितना गया, -0.05 चला गया। अब ये बताओ मुझे कि अगर यहाँ से 0.5 जाएगा तो यहाँ कितना बनेगा। अब ये केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन नहीं है कि यहाँ से इतना गया तो यहाँ कितना बनेगा, ये क्वेश्चन हो गया मोल कॉन्सेप्ट का। अगर तुम्हें पता हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि 2 मोल अगर यहाँ से जाता है तो यहाँ 1 मोल बनता है, ये चीज समझ में आ रही है। तो अगर यहाँ से 0.5 जा रहा है तो यहाँ 0.25 बनेगा, यहाँ पे भी 0.25 बनेगा। ये चीज क्लियर हो रही है, क्या समझाया, फिर से समझा रहा हूँ, अच्छे से देखोगे। मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बनता है, ये चीज समझ में आ रही है। तो अगर मैं यहाँ पर इसका 0.5 मोल रिएक्ट कर रहे हैं तो यहाँ कितना बनेगा, 0.25 बनेगा, यहाँ भी कितना बनेगा 0.25, तो यहाँ कितना बचा रह जाएगा, यहाँ बचा रह जाएगा 0.5। ये चीज समझ में आ रही है। अब इसका केसी के लिखना है, केसी लिखना है तो केसी क्या हो जाएगा, सिंपल हमारे पास केसी हो जाएगा H2I2 डिवाइडेड बाय HI का स्क्वायर। ये चीज समझ में आ रही है। H2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, H2 की कॉन्सेंट्रेशन है 0.25 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 0.5, ठीक है। सॉल्व करोगे तो सिंपल ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, तो 1/4, या इसको बोल सकते हो 0.25। तो ये चीज तो तुम चीजें समझ सकते हो, लेकिन ये चीज तुम्हें थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट के बारे में समझना पड़ेगा। इस तरीके का कभी भी परसेंटेज वाला क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें यहाँ पे 1 मानना है, 1 मान के अगर 50% दिया है तो 0.5 आ गया। सपोज अगर यहाँ पे 40% दिया होता कि 40% डिसोसिएट हो गया, तो यहाँ से कितना जाएगा, यहाँ से जाएगा 0.4 डिसोसिएट हो गया, तो 1 - 0.4 आएगा। बोल देगा अगर 60% डिसोसिएट हो गया तो यहाँ कितना आएगा 0.6। यहाँ पे अगर बोल दिया 100% डिसोसिएट हो गया, मतलब पूरा का पूरा चला गया, तो आंसर क्या आ जाएगा 1, तो 1 - 1 0। तो क्यों, क्योंकि 100% डिसोसिएट हो जाएगा तो यहाँ कितना बच जाएगा 0। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे। तो अगर 50% डिसोसिएट दिया तो 0.5, और 0.5 से यहाँ कितना बनेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड करेगा, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट बोलता है कि अगर यहाँ पे 2 मोल है तो यहाँ पे कितना बनेगा 1 मोल, और यहाँ पे कितना बनेगा 1 मोल, तो 0.5 से यहाँ पे बनेगा 0.25, और यहाँ पे भी कितना बनेगा 0.2। तो चलते कुछ और क्वेश्चंस की तरफ, जिससे कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, पहले मैं तुम्हें इसको पढ़ के बता देता हूँ। लिखा हुआ है A गैस प्लस 3B गैस से कन्वर्ट हो रहा है 4C गैस के अंदर, और लिखा हुआ है पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, थोड़ी चीजें क्लियर हो जाएगी। 3B गैस कन्वर्ट हो रहा है 4C गैस के अंदर, ठीक है। लिखा हुआ है द इनिशियल कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, T = 0। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू दैट ऑफ B, मतलब A और B का इनिशियल कंसंट्रेशन बराबर है, तो मैं मान लेता हूं कि A का कंसंट्रेशन A है तो B का भी कितना होगा, A होगा, ठीक है। मैंने मान लिया, मतलब मैं पहले वाली जो भी ये लाइन लिखी हुई है, इस लाइन को मैंने इंप्लीमेंट कर दिया। फिर क्या होगा, आप मान लेते हैं कि T = T इक्विलिब्रियम पे गए, ठीक है।
तब होगा क्या कि कुछ अमाउंट उसमें जाएगा, उसमें कन्वर्ट होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ से कुछ एक्स अमाउंट चला गया, ठीक है, यहाँ से कुछ चला गया इक्विलिब्रियम पे। यहाँ से अगर एक्स जा रहा है तो बताओ यहाँ से कितना जाएगा, खुद सोचो। यहाँ से अगर 1 जाता है तो यहाँ से कितना जाता है 3, इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो उसके कितने मोल रिएक्ट करते हैं 3। तो अगर यहाँ से x जा रहा है तो यहाँ से कितना जाएगा 3x। मोल कॉन्सेप्ट, सिंपल मोल कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है। यहाँ से अगर 1 मोल रिएक्ट होता है तो यहाँ 4 मोल बनते हैं। तो यहाँ से अगर x गया है तो यहाँ कितना बनेगा 4x। ये चीज समझ में आ रही है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे मैंने मान लिया कि कुछ x अमाउंट यहाँ से चला गया तो यहाँ से 3x जाएगा और यहाँ कितना बनेगा 4x। अब क्या गिवन है, गिवन क्या है उस चीज को देखते हैं। गिवन है कि द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ A एंड C आर इक्वल, मतलब A इक्विलिब्रियम इक्वल टू C इक्विलिब्रियम दिया हुआ, ठीक है। A इक्विलिब्रियम कितना है A माइनस एक्स, C इक्विलिब्रियम कितना है 4x, मतलब A इक्वल टू क्या आ गया 5x। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू हो गई A बाय 5। ये चीज समझ में आ रही है, x की वैल्यू कितनी आ गई A बाय 5। ये चीज समझ में आ रही है कैसे निकाला है। ये A है, ये तुम्हारे पास A है, कुछ बच्चे इसको 9 लिखते हैं गधड़े, A माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इस चीज को मैं वापस यहाँ पे लिख रहा हूँ, x की वैल्यू क्या है A बाय 5, तो A माइनस A बाय 5, तो A माइनस A बाय 5, तो आंसर क्या आएगा 4A बाय 5। इसको लिख रहा हूं मैं A माइनस 3A बाई 5, तो ये होगा 5A माइनस, तो ये हो गया 2A बाई 5, और ये 4x है तो ये हो गया 4 इंटू A बाई 5, मतलब 4A बाई 5। ये वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है इसकी, ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पे लिखा है और इसको मैंने यहाँ पे सोल्व किया, ठीक है। सिंपल सी चीज है, उसी को मैंने किया है, यहाँ बीच में बस कैलकुलेशन कुछ कर रखा है। अब मुझे इसका केसी निकालना है, तो केसी के लिए पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। क्या होगा c टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय a इंटू b टू दी पावर क्यूब, ठीक है। c टू दी पावर 4, c टू दी पावर मतलब c कितना है 4, a बाय 5 टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय a की कॉन्सेंट्रेशन क्या है 4A बाय 5 इंटू ये कितना है 2A बाई 5 की पावर क्यूब। तो अगर देखोगे तो इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब क्या होगा 4A बाई 5 है, यहाँ पे 4A बाई 5 है, तो ये बचेगा क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे 5 क्यूब दिख रहा है, यहाँ पे भी 5 क्यूब दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ a क्यूब दिख रहा है, यहाँ पे भी a क्यूब दिख रहा है। तो ऊपर क्या बच जाएगा, सिंपल ऊपर बच जाएगा तुम्हारे पास 4 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2। तो तुम्हारे पास क्या निकल के आ जाएगा आंसर, ये हो जाएगा 2 से 4 गया, ये बच गया 2, तो 4 इंटू 2 आंसर क्या आ जाएगा सिंपल तुम्हारे पास 8। तो इस क्वेश्चन में केसी की वैल्यू क्या निकल के आएगी 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। लिखा हुआ है इक्विवेलेंट अमाउंट्स ऑफ H2 एंड I2। पहले हम इक्वेशन लिख देते हैं, इस इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है तो सीधा यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। H2 गैस प्लस I2 गैस कन्वर्टेड इनटू 2HI गैस। लिखा हुआ है इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ H2 एंड I2 आर हीटेड। इक्विवेलेंट अमाउंट है मतलब बराबर है, मतलब अगर इसको भी A लिया तो ये भी कितना हो जाएगा 1, या इसको 8% दिया है तो 1 लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये है 1, ये भी है 1, ये t इक्वल टू 0 पे दोनों का इक्विवेलेंट अमाउंट है। अब क्या हुआ t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे 80% ऑफ द हाइड्रोजन कैन बी कन्वर्टेड टू HI। 80% कन्वर्ट हो गया, मतलब इससे कितना चला गया 0.8। अगर इससे 0.8 गया तो इससे कितना जाएगा, अगर इससे 1 जाता है तो इससे भी 1 जाएगा, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट कितना जाएगा 0.8। अगर इससे 0.8 गया तो यहाँ कितना बनेगा, इसका डबल, मतलब 0.8 का डबल, मतलब आंसर क्या आएगा 1.6। तो यहाँ पे अगर तुम्हारा आंसर आ गया 1.6, तो t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, तो ये कितना बच गया 0.2, ये कितना बच गया 0.2, ठीक है। तो केसी की वैल्यू निकालनी है, तो केसी की वैल्यू क्या होगी, केसी की वैल्यू होगी HI का स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2 इंटू HI का स्क्वायर मतलब 1.6 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू 0.2। जी समझ में आने क्या किया है, स्क्वायर किया है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8 टाइम्स, ये हो जाएगा तुम्हारा 8 टाइम्स 8 इंटू 8, आंसर क्या आ जाएगा
64। आई थिंक चीज़ क्लियर होगी किस तरीके से तो मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए क्वेश्चन ये सॉल्व किए हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही रहेगा। अच्छे से जाके इन क्वेश्चंस को एक बार देखोगे, ट्राई करोगे, नहीं बनते हैं तो डाउट्स भी पूछ सकते हो आराम से कभी भी। तब तक के लिए रहेगा, बाय।